नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस लेक्चर के अंदर। और इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉल्यूशन चैप्टर के सारे फॉर्मूले का रिवीजन करने वाले हैं। एक ही लेक्चर में सारे फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे, जिससे कि आपको आने वाले लेक्चर के सभी न्यूमेरिकल्स करने में आसानी होगी। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आपको सभी फॉर्मूले को रिवाइज कर लेना है। चलिए, तो जैसा कि कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में बता देता हूं। सबसे पहला कंसंट्रेशन टर्म्स मास परसेंट है। थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे, ठीक है ना। चलो, मास परसेंट क्या होता है सभी को पता है। W/W परसेंट से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पे W/W परसेंट है, ठीक है ना। तो यहां पे देखेंगे क्या होता है। वैसे तो डेफिनेशन बताने की जरूरत नहीं है, वैसे फिर भी सुनना चाहें सुन लीजिए। नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द मास ऑफ सॉल्यूट पर 100 पार्ट्स ऑफ द मास ऑफ सॉल्यूशन। हमें फॉर्मूले का काम है, हम फॉर्मूला लिखते हैं। जैसे मास परसेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W2/W1 प्लस W2, ठीक है ना। और यहां पे परसेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटू 100। आप सभी को भी छोटी छोटी बातें बता देता हूं एक बार कि यहां पे अगर मैं W2 या WB लिखता हूं तो इसका मतलब है मास ऑफ सॉल्यूट। क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहां पे अगर मैं W1 या WA से रिप्रेजेंट करूंगा तो वो होगा मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट क्या होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं, सभी को पता है। सॉल्वेंट लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है सोल्यूशन में, और सॉल्यूट लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। अगर कहीं मैं W सॉल्यूशन करके लिखता हूं या केवल कैपिटल W लिखता हूं तो इसका मतलब क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो यहां पे सबको पता है कि मास ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या है, दोनों कंपोनेंट के मास का सम, WA प्लस WB, या मैं इसको W1 प्लस W2 भी लिख सकता हूं, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो, A और B दो कंपोनेंट है, 1 2 कंपोनेंट है, ठीक है। लेसर अमाउंट में जो है उसे 2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और लार्जर अमाउंट वाले को हम A या 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलिए, वॉल्यूम परसेंट का मतलब है नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट पर 100 पार्ट्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज V2/V1 प्लस V2 इंटू क्या करेंगे, 100। इसी तरीके से हम लोग किसको देखने वाले हैं, यहां पे मास बाय वॉल्यूम परसेंट, दैट मींस इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द मास ऑफ सॉल्यूट पर 100 पार्ट्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पे क्या बनने वाला है, W2/V1 प्लस V2 इंटू 100। ये सभी फॉर्मूले आपको ध्यान भी रखने हैं, ठीक है। चलिए, तो एक एक करके हम लोग देखते भी चलते हैं। यहां पे ये हो गया हमारा पहला, ठीक है, जिसको मैं नेक्स्ट, ये हमारा सेकंड हो गया, थर्ड। तो आराम आराम से चलेंगे, प्रत्येक फॉर्मूले का मैं आपको रिवीजन करा देता हूं, तो आपके लिए थोड़ा सा और अच्छा होगा न्यूमेरिकल को करना, ठीक है प्यारे। चलते हैं, अब मैं पार्ट्स पर मिलियन की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं, पार्ट्स पर मिलियन की बात करता हूं। तो पार्ट्स पर मिलियन को कैसे हम लोग बोलते थे, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मास ऑफ द सॉल्यूट, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द मास ऑफ सॉल्यूट पर 10⁶ पार्ट ऑफ द मास ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पे बेटा क्या होना है, W2/W1 प्लस W2 इंटू 10⁶ आता था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट अपने पास क्या है, पार्ट्स पर बिलियन। इसका फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास प्यारे बच्चों, इसका आ जाएगा हमारे पास W2/W1 प्लस W2 नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द मास ऑफ सॉल्यूट पर 10⁹ पार्ट्स ऑफ द मास ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां 10⁹ पार्ट्स आ जाता है। ठीक है, ये इस तरीके से एक बार देख लें। मास परसेंट में क्या फॉर्मूला, वॉल्यूम परसेंट का क्या है, मास बाय वॉल्यूम का क्या है, और पीपीएम क्या है, और पीपीबी क्या है। अब यहां पे एक खास बात प्यारे मैं आपको बता दूं, यहां पे जैसे V1 क्या है यार, सब लोग को पता है 1 का मतलब सॉल्वेंट होता है, तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा, V2 का मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, ठीक है। चलिए,
तो इसी तरीके से कंपोनेंट के बारे में हमने देखा, हमने कंसंट्रेशन टर्म्स यहां देख लिए, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। एक खास पॉइंट मैं आपको यहां बता देता हूं, देखो कहीं पे भी 2 या B दिख जाए, सॉल्यूट की बात हो रही होगी, W होगा, ठीक है, तो मास की बात हो रही होगी, V होगा तो वॉल्यूम की बात हो रही होगी, सिंपल सी चीज है। बट खास बात यहां समझ लीजिए बेटा, जो ये वॉल्यूम परसेंट है तो एक क्वेश्चन यहां से बन जाता है 35%, 35% वॉल्यूम ऑब्लिक वॉल्यूम परसेंट, 35 वॉल्यूम ऑब्लिक वॉल्यूम परसेंट। ध्यान देना बेटा इस पॉइंट पे, ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है। 35 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट का यूज हम लोग कहां करते हैं, इज यूज्ड इन कार इंजन, कार इंजन कूलेंट, कूलेंट के रूप में, कार इंजन में कूलेंट के रूप में इसका यूज करते हैं। क्या मतलब है सर? सर आप समझ लें, बिकॉज 35 वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट किसका होना चाहिए, इथाइलिन ग्लाइकॉल का, इथाइलिन ग्लाइकॉल। सर इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या है, ये आपको सबको पता है, आप 12th में है, आपने पढ़ रखा है। इथाइलिन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला कैसा होता है, अगर मैं आपको बता दूं यहां पे, तो ये होता है CH2OH, सिंगल बॉन्ड CH2OH, एडजेंट पोजीशन पे OH लगे हैं तो इसको हम लोग विसिनल डाइऑल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विसिनल डाइऑल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। क्या वजह होती है कि कार इंजन के अंदर कूलेंट के रूप में यूज किया जाता है, बिकॉज एडिशन ऑफ ग्लाइकॉल, ठीक है ना, एडिशन ऑफ ग्लाइकॉल से क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कैसा होता है, डिक्रीजेस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, डिक्रीजेस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन रेडिएटर, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, 35 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल का यूज हम लोग करते हैं कार इंजन को कूलेंट करने के लिए। ठीक है, चलिए इतनी चीजें हो गई काम की। अब मैं आगे की ओर बढ़ता हूं, एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आपको रिवाइज करना है, वैसे इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, चले अगला है मेरे पास स्ट्रेंथ। तो प्यारे स्ट्रेंथ को देख लेते हैं एक बार। स्ट्रेंथ को कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूट है, मास है तो ग्राम में लिया जाएगा, ये लीटर में, तो ग्राम पर लीटर इसकी यूनिट हो जाएगी। छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखते रहना, ये सभी फॉर्मूले आपके पास आते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मोलैरिटी। आप जानते हो बेटा, इस मोलैरिटी को हम लोग मोलर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। इसका नाम मोलर कंसंट्रेशन भी बोलते हैं। अगर कहीं मोलर कंसंट्रेशन लिखा है इसका मतलब मोलैरिटी है, जिसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, दैट मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट N2 अपॉन में क्या, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। और ये मोल्स हैं तो इनको मोल इसकी यूनिट होती है, ई इसमें से रिप्लेस कर देते हैं। तो यहां से अगर आप देखेंगे सर नंबर ऑफ मोल्स को कैसे लिखा जाता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इट्स मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, चलते हैं इसको यहां अप्लाई कर दें तो ये फॉर्मूला एक्सपेंड हो जाएगा। क्या आ जाएगा, W2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपको ml में गिवन है तो प्यारे ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए यहां पे आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। वो डिवीजन वाला 1000 हम लोग न्यूमरेटर में पहुंचा देते हैं, जिससे फॉर्मूला दिखने में थोड़ा सा बेहतर लगने लगे। ठीक है, चलो ये हो गया मेरे पास मोलैरिटी का फॉर्मूला। ठीक है, ये हो गया मेरे पास मोलैरिटी का, मैं इसको ही कवर कर देता हूं। ठीक है, चलो बहुत अच्छे। अब यहां पे हमारे पास जो है नेक्स्ट है अपने पास नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को देखते हैं। नॉर्मेलिटी में हमें क्या आना चाहिए, नंबर ऑफ ग्रामिक्यूल। नॉर्मेलिटी को नॉर्मल कंसंट्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्मल कंसंट्रेशन।
अच्छा, नॉर्मेलिटी को हम लोग कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर ले लेते हैं, पर लीटर में बात चलती है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये ग्राम इक्विवेलेंट इसकी यूनिट होती है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर इसकी मोल पर लीटर होती है, ठीक है। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को कैसे लिखा जाता है, जैसे नंबर ऑफ मोल्स को लिखा जाता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट को कैसे लिखेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स को बोलते थे बेटा वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, तो ये होता है वेट बाई वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इट्स इक्विवेलेंट वेट। यहां पे मॉलिक्यूलर वेट की जगह इक्विवेलेंट वेट वर्क करता है। सर ये इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाएगा, इक्विवेलेंट वेट की अगर मैं बात करूं सॉल्यूट की, तो मॉलिक्यूलर वेट आपको लिखना होगा सॉल्यूट का अपॉन इट्स वैलेंसी फैक्टर। सर यहां पे x क्या है, मैंने अभी आपसे बोला x क्या है, यहां पे वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर। वैसे तो वैलेंसी फैक्टर को हम लोग रिडॉक्स के अंदर काफी तरीके से सीखते हैं कि एसिड के लिए क्या होता है, बेसिस के लिए क्या होता है, सॉल्ट्स के लिए क्या होता है, और अलग अलग कंडीशंस के लिए देखते थे रिडॉक्स रिएक्शंस में। बट अभी आपको टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज देख लेना है। मोलर मास आप निकालना जानते हो, वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड कर दिया जाएगा। अगर वैलेंसी फैक्टर की वैल्यू 1 आती है तो मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट की वैल्यू बराबर हो जाती है। चलिए इसको हम लोग यहां अप्लाई कर लेते हैं। तो यहां से हमारे पास नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का वेट का मतलब क्या है, वेट अपॉन इट्स इक्विवेलेंट वेट इनटू क्या आ जाएगा अपने पास, यहां पे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अगर ml में दिया है वॉल्यूम तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड, वही 1000 कहां पहुंच जाता है, न्यूमरेटर में। तो इस तरीके से हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया नॉर्मेलिटी का। चले अब ये फॉर्मूला भी हमारे पास आ चुका है, बहुत सही। अब अपने पास ये चीज आ गई, इसको और सिंप्लीफाई करना हो तो इक्विवेलेंट वेट को आप मॉलिक्यूलर वेट बाई वैलेंसी फैक्टर रख सकते थे, तो मॉलिक्यूलर वेट आप ऊपर जाके वैलेंसी फैक्टर का ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते थे। मैंने साइड में लिख लिया, आप समझ सकते हैं। चलिए मोलैलिटी, ये काफी अच्छा पॉइंट है, अच्छा एक कंसंट्रेशन टर्म्स है जिसको मोलल कंसंट्रेशन के नाम से भी जाना जाता है। मोलल, यहां मोलर लिखा था, यहां मोलल है, ध्यान रखना प्यारे, ये सब चीजों में गलती नहीं करना। इसको मैंने इंपॉर्टेंट क्यों बोला है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स काफी जो हैं वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे बेस्ड आते हैं। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हमेशा मोलल कंसंट्रेशन का यूज, मोलैलिटी का यूज होता है, तो इसको जरूर देखें। मोलैलिटी क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज द number of moles of solute, number of moles of solute present in 1 kg of solvent, present in 1 kg of सॉल्वेंट। तो इसकी यूनिट मोल पर केजी हो जाती है। और मैं इसको और क्या लिख सकता हूं प्यारे, तो मोलैलिटी इक्वल, अब यहां से आप देख सकते हैं मैं इसको क्या लिखने वाला हूं, मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिखते थे, सॉल्यूट के मोल्स का मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इट्स मॉलिक्यूलर वेट। अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट 1 से लिखा है तो सॉल्वेंट का मास है, वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर मुझे ग्राम में दिया गया है तो मुझे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, वो 1000 का डिवीजन वाला मल्टीप्लाई में पहुंचा दे रहे हैं, तो ये बन जाएगा अपने पास। तो यहां पे मेरे पास आ गई ये मोलल कंसंट्रेशन, जिसको आपको ध्यान रखना है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में बहुत ज्यादा यूज होता है। प्यारे बच्चे समझ में आया। चलिए इस चीज को भी हमने देख लिया। अब हमारे पास ये चीजें आ गई, पर यहां पे एक छोटी सी बात मैं और ऐड करना चाहूंगा। क्या, अब आप समझें कि अगर कहीं पे न्यूमेरिकल में छोटी छोटी बातें लिखी होती हैं, अगर कहीं पे आपके पास 1, मैं मोलैलिटी की बात कर ले रहा हूं तो वही मोलरिटी की बात होगी, वही नॉर्मेलिटी की बात होगी। अगर मैं बात करता हूं आपसे, मान लो 1 मोलर, मैं कह दूं केवल मोलर सॉल्यूशन, तो इसका मतलब मोलर वर्ड कहीं आ जाए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा 1 मोलरिटी, इसकी क्या है 1 है। अगर मैं बात कर लूं कहीं डेसी मोलर, क्या डेसी मोलर, तो आपके पास इसका मतलब है मोलरिटी कितनी 1/10, ठीक है, इसका मतलब मोलरिटी 1/10 है। अगर कहीं मैं बात कर दूं सेंटीमोलर, तो अगर सेंटीमोलर की बात आ जाएगी तो नाम से ही आ रहा, डेसी सेंटी, ये सब आपने पढ़े होंगे, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो, ये सब पढ़े हैं। सेंटीमोलर का मतलब होता है बेटा 1/100 इसकी मोलरिटी है। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना, इन वर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए। चलिए ये टर्मिनोलॉजी हमने आपको सिखा दी, एक बार देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं आपको आगे की कुछ बात बताता हूं, कंसंट्रेशन टर्म्स कुछ और होंगे। देखें
अगर मैं बात करूं मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन को प्यारे हम लोग चाय से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिंबल किसका है? चाय का। चाय के सिंबल से हम मोल फ्रैक्शन को और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी रिप्रेजेंट करते थे, 11th में केमिकल बॉन्डिंग में हम पढ़ी थी। अब यहाँ पे चाय, अब इसमें देखो अपने पास यहाँ पे ये क्या होता है? मोल फ्रैक्शन इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। दैट मींस यहाँ पे दो कंपोनेंट हैं, मान लो मेरे पास मोल फ्रैक्शन मुझे सॉल्यूट का निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये आ जाएगा मेरे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसी तरीके से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की अगर मैं बात करूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की मैं बात करूं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल्स। और इन दोनों फॉर्मूले में आपको दिखाई दे रहा है जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालने उसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। अगर मैं यहां से आपको एक चीज और बताऊं, तो यहां पे मेरे पास प्यारे, यहां पे मेरे पास क्या और बनता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दोनों का सम हमेशा 1 होगा। तो अच्छा क्या है, कभी भी मोल फ्रैक्शन की दोनों कंपोनेंट का निकालना है तो किसी एक कंपोनेंट का निकाल लो। मान लो हमने चाय 2 निकाल लिया, अब चाय 1 को हम इस फॉर्मूले में ना रखें, चाय 1 निकालने के लिए 1 माइनस चाय 2 कर देंगे तो हमें समय की बचत हो जाएगी। ये सब छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। चलिए, इसी तरीके से एक और फैक्टर होता है मास फ्रैक्शन। बच्चे मोल फ्रैक्शन और मास फ्रैक्शन में कंफ्यूजन हो जाते हैं। मास फ्रैक्शन में, मोल फ्रैक्शन में मोल्स का रेशियो लेके चलते हैं और मास फ्रैक्शन में मासेस का रेशियो लेके चलते हैं। तो यहां पे जो फॉर्मूला बनने वाला है वो क्या बनेगा? मास फ्रैक्शन को हम लोग x से रिप्रेजेंट करते हैं, वो चाहिए x। अगर मैं मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की बात करूं तो सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अगर मैं मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की बात करूं तो मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। अब आपने देखा सर इसी तरीके से आपने हमें मास परसेंट का भी फॉर्मूला लिखा है। मैंने कहा हाँ, आपने मास परसेंट में 100 का मल्टीप्लाई किया था, यहां 100 का मल्टीप्लाई नहीं किया जाएगा। ठीक है सर, इन चीजों का ध्यान देना। मैं एक बार आपको फिर से दिखा देता हूं। आप यहां देख सकते हैं मास परसेंट में 100 का मल्टीप्लाई था, जबकि यहां पे आपने 100 का मल्टीप्लाई नहीं किया है। क्या इतनी सी चीज आपको समझ में आती है? ठीक, यहां भी आप ये चीज ध्यान रख सकते हैं कि सर यहां भी क्या मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का सम 1 होगा। बिल्कुल होगा, आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। इनकी वैल्यू को यहां रखें, डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम W1 प्लस W2 आ जाएगा, ऊपर भी W1 प्लस W2 आ जाएगा। कैंसिल होने के बाद 1 मिलना है। तो किसी एक का भी मास फ्रैक्शन आ जाता है या किसी एक का भी मोल फ्रैक्शन आ जाता है तो दूसरे कंपोनेंट का मास फ्रैक्शन या मोल फ्रैक्शन हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, इतने कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, पर इसमें एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा। सर क्या? सर यहां पे कभी कभार पूछ लेता है कि कौन सा कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। तो प्यारे ध्यान रखना, जिस किसी कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम इंक्लूड होता है फॉर्मूले के अंदर, वॉल्यूम अगर कहीं भी आपको टर्म दिखाई दे जाए तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। ध्यान रखने का मैं तरीका बता देता हूं। यहां पे मैंने क्या कहा, किसी भी कंसंट्रेशन टर्म्स में अगर हमें वॉल्यूम दिख जाए तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, अदरवाइज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। अच्छा सर एक तरफ से फिर से आप इसमें बता दीजिए, क्या यहां वॉल्यूम दिख रहा है? नहीं सर, तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। सर यहां दिख रहा है? नहीं सर, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ऐसे ही मत चलना, यहां पे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट को भी इसको देख लेना, नंबर ऑफ मोल्स को वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट लिखते हैं, वो वहां भी नहीं वॉल्यूम आ रहा है, तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ठीक है सर पीछे वालों को बता दो। सर यहां वॉल्यूम दिख रहा है मोलैलिटी में? नहीं, तो मोलैलिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। सर नॉर्मैलिटी में वॉल्यूम दिख रहा है? यस, वॉल्यूम दिख रहा है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। सर यहां पे वो मोलैलिटी में भी वॉल्यूम दिख रहा है, ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अच्छा सर स्ट्रेंथ में भी है? सर ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अच्छा सर यहां पे नहीं दिख रहा है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। वॉल्यूम है, टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। क्या मेरी चीज समझ में आई कि जिसमें वॉल्यूम का टर्म दिखाई दे जाए वो टेम्परेचर डिपेंडेंट, अदरवाइज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। एक बार आप स्क्रीनशॉट सभी का ले चुके हैं, मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। देखते चलें आराम से, मैं चल रहा हूं आपको सिखाता हुआ। ये और काम की चीज आ गई कि कभी कभार हमें न्यूमेरिकल बहुत ही कम समय में करने के लिए कुछ रिलेशंस भी पता होने चाहिए। तो रिलेशंस को देख लेते हैं। कंसंट्रेशन टर्म्स के जो रिलेशंस बोर्ड एग्जाम के लिए इसेंशियल हैं, मैं उतने रिलेशन बता दे रहा हूं। डेरिवेशन की जरूरत यहां होती नहीं है, वैसे तो डेरिवेशन ऑफलाइन क्लासेस में करा दिए गए थे आपको, और यहां पे आपको केवल फॉर्मूले पढ़ लेने हैं। चलिए देखते हैं। मैं अगर बात करूं पहला
रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी का क्या रिलेशन होता है, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी का क्या रिलेशन होता है? अगर आपको पता है ये सब चीजें पहले से कि मोलैरिटी को हम लोग कैपिटल M और नॉर्मेलिटी को हम लोग कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे? कैपिटल M और N से। तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं हमारे पास क्या है, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी इक्वल क्या होता है, नॉर्मेलिटी इंटू एक्स। एक्स यहां पे वैलेंसी फैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स क्या है यहां पे, वैलेंसी फैक्टर। अगर मेरे पास किसी तरीके से मुझसे कहा जाए कि यहां पे 3 मोलर कंसंट्रेशन मान लो H2SO4 का है, तो H2SO4 की बैलेंसी फैक्टर की वैल्यू 2 आती है, 2H प्लस SO4 2 माइनस में टूटता है, टोटल पॉजिटिव नेगेटिव देख लेना है। और अगर मोलैरिटी मेरे को दिया है 3, तो यहां बैलेंसी फैक्टर आ गया 2, तो नॉर्मेलिटी कितनी आई, 3/2। इस तरीके से चेक करते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, ये आ गया वैलेंसी फैक्टर। इसको आप में से बहुत सारे लोग NF करके भी लिख लेते हैं, तो इसमें जिससे भी आप लिखना चाहें, वैलेंसी फैक्टर कुछ लोग NF से कर देते हैं, कुछ लोग X से कर देते हैं, वो तो अपना सिंबल है। चलिए बहुत अच्छा। अब यहां पे हमारे पास यहां पे मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में रिलेशन हो गया। अब मेरे पास ये क्या है, वैलेंसी फैक्टर हो चुका। बेटा एक करेक्शन कर लीजिए आप लोग, यहां पे हमने थोड़ा सा रिवर्स कर दिया है ना, भावनाओं में बह गए थे। नॉर्मेलिटी इक्वल मोलैरिटी इनटू बैलेंसी फैक्टर होता है, हमसे थोड़ा सा शायद मोलैरिटी इक्वल नॉर्मेलिटी लिख गया था। यस, नॉर्मेलिटी इक्वल मोलैरिटी इक्वल मोलैरिटी इनटू बैलेंसी फैक्टर होता है, इसको करेक्ट कर लीजिए, ठीक है ना। हाँ चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। मोलैरिटी और मोलैरिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको सभी बच्चे ध्यान से देखें क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस में समय बचाता है। देखो मोलैरिटी और मोलैलिटी का रिलेशन क्या है कि मोलैलिटी इक्वल क्या होता है प्यारे, यहां ध्यान देना, मोलैरिटी इंटू 1000 अपॉन डेंसिटी इंटू 1000 माइनस का मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट। अब यहां पे मेरे पास प्यारे बच्चों इसको 2 तरीके से लिखा जाता है, इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। यहां पे पहले तो मॉलिक्यूलर वेट कुछ बच्चे भूल सकते हैं, तो ये मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का होता है। यहां पे इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं एक बार देख लें। पहले मैं इसको ब्रैकेट में देखो, फॉर्मूले जो हैं सभी ध्यान रखने हैं। इसको इस तरीके से भी बुक्स में लिख देते हैं, कैसे सर, इसको हम लोग ऐसे भी लिख लेते हैं कि 1 अपॉन मोलैलिटी इक्वल डेंसिटी अपॉन मोलैरिटी माइनस डेंसिटी अपॉन मोलैरिटी। ओके, और अब यहां पे क्या बन सकता है हमारे पास, यहां पे बन जाता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1000। ऐसे भी दिया हो, करेक्ट, देखो ऑप्शनल में भी आ सकता है, इसलिए मैं बता देता हूं। आपको कुछ नहीं करना, 1/m करना, इसको रिवर्स करके इसका डिवाइड करके देख लो, अपने आप बन जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद मैं बात कर लेता हूं, अपने पास है रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन व्हेन मास परसेंट इज गिवन। तो देखो प्यारे, यहां पे भी हम लोग देख लेते हैं एक बार क्या होता है इसका रिलेशन। देखो मोलैरिटी इक्वल होता है मास परसेंट, W/W परसेंट से लिख लेते हैं, और इनटू होता है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन और इनटू 10, ठीक है ना। और अपॉन में क्या आता है अपने पास, मॉलिक्यूलर वेट, क्या आता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। इस तरीके से हम लोग चलते हैं, इस तरीके से हम लोग इसको भी कर लेते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। अरे ठीक है कि नहीं, मॉलिक्यूलर वेट कहाँ गया भाई, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, इसको भी हम ब्रैकेट में बंद कर दे रहे हैं, ये लीजिए, बहुत सही। चलिए अब हमारे पास ये सभी फॉर्मूले हो गए रिलेशन। 4th और लिखा है नंबर, यहां पे एक रिलेशन हम ऐड कर सकते हैं, क्या ऐड कर सकते हैं प्यारे, कि मोलैलिटी जो होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू यहां पे 1000 इंटू 1000 और अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। यस, ये इन्हीं से रिलेशन बन जाता है। मैं आपको डायरेक्ट रिलेशन बता रहा हूं क्योंकि डेरिवेशन अपने में आते नहीं, फॉर्मूले
रिलेशन पता होंगे तो आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ऑफलाइन में मैंने आपको रिलेशंस पढ़ाए हुए हैं सभी डिराइव करके। तो यहाँ पे अच्छा मोल फ्रैक्शन के बीच में नहीं, मोल्स में गिवन हो तो आप मोल्स में भी इसका रिलेशन बता सकते हैं। एक रिलेशन इसका मोल्स में क्या होगा, अगर मैं इसकी वैल्यू रखूंगा तो N2 अपॉन N टोटल, N2 ये कैंसिल, मतलब N2 N1 और यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट और यहाँ पे 1000 चलेगा। तो एक रिलेशन हमारे पास ये आ गया, नॉर्मेलिटी इक्वल मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, मोलैरिटी इक्वल मोलैरिटी इंटू 1000। देखो ये नॉर्मेलिटी है, कैपिटल एम मोलैरिटी है, स्मॉल एम मोलैरिटी है, स्मॉल एम मोलैरिटी, ठीक है ना, स्मॉल एम मोलैरिटी, कैपिटल एम मोलैरिटी 1000। तो कांस्टेंट वैल्यू डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है यहाँ पे, डेंसिटी डी क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, फिर समझ लेना डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। ये मोलैरिटी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूट है, 2 है तो सॉल्यूट है, यहाँ पे 1 है तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये मास परसेंट, यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट और ये मोलैरिटी, सबको पता है 10 कांस्टेंट है, ठीक है ना, ड्राइव करने पर आता है। तो यहाँ पे ये कुछ रिलेशंस हैं जिससे हमें न्यूमेरिकल्स में मदद मिलने वाली है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। अब मैं बात कर लेता हूं छोटी छोटी बातों के, इनके फॉर्मूले पढ़ लेते हैं जो लॉ थे हमारे में, हेनरी लॉ 1803 में हेनरी ने लॉ दिया था। आप देखेंगे केवल मेरा काम फॉर्मूले का बताना है। देखो पहला फॉर्मूला यहां पे जो है, क्वेश्चंस हमें किस किस से होंगे। एक तो हमें ध्यान रखना है मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर, ठीक है ना, जिससे हमें दो अलग अलग m इक्वल KH इंटू PV कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। जितना ज्यादा प्रेशर आप अप्लाई करेंगे मास उतना सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होगा, तो इससे भी रिलेटेड आ जाता है। और इससे भी आप एक फॉर्मूला और बना सकते हैं कि दो मासेस आपको दिए जाएं, ठीक है ना, अलग अलग प्रेशर पे, मान लो P1 प्रेशर पे M1 मास दिया जाए, डिसॉल्व होता है, और P2 प्रेशर पे आपको मास पूछ लिया जाए, या आपसे पूछा जाए कि इतना मास अप्लाई किया जाता है P1 प्रेशर पे, तो इतना मास अप्लाई कितने प्रेशर पे किया जाए, तो P2 भी पूछ लिया जा सकता है। तो रिलेशन यहां से आ जाएगा आपके पास, यहां से रिलेशन आ जाएगा। तो अपने पास यहां पे ये एक रिलेशन आपको ध्यान रखना है। अच्छा सर इस पे कम ध्यान जाता है, ठीक है। दूसरा आपको पता है कि solubility of a gas in liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas। तो वहां से हम लोग solubility और partial pressure इसमें भी रिलेशन रखते थे। solubility of a gas in liquid ये होता है अपने पास, और solubility को अगर हम एक्सप्रेस कर दें किसमें, in terms of mole fraction, in terms of mole fraction, तो वहां से भी हम लोग रिलेशन बनाते थे, the partial pressure of a gas in liquid is directly proportional to the mole fraction of gas। तो यहां पे ये बनता था पार्शियल प्रेशर गैस का और मोल फ्रैक्शन गैस का। प्यारे यहां गैस एज अ सॉल्यूट वर्क कर रही होती, गैस इन लिक्विड, लिक्विड एज अ सॉल्वेंट होता है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड के लिए इन्होंने लॉ दिया था, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड, ठीक है। चलो यहां से मेरे पास ये आया, तो यहां से मैं ऐसे भी लिख सकता हूं P इक्वल KH इंटू चाई। और बेटा यहां से एक खास बात ध्यान रखना कि यहां से हमारे पास अगर KH की वैल्यू देखी जाए तो KH क्या होता है, 1 अपॉन K डैश के बराबर होता है। हेनरी कांस्टेंट इसका नाम है। KH क्या होता है, हेनरी कांस्टेंट, ये होता है हेनरी कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा ऐसा क्यों लिखा, देखो हेनरी कांस्टेंट, इनमें भी एक ग्राफ भी आपको ध्यान रखना है, इसमें एक ग्राफ ध्यान रखना है। कैसा ग्राफ सर इधर देख लीजिए, P और चाई का। अगर मैं यहां से आपको यहां पे लिखूं, यहीं से अगर मैं यहां पे लिख दूं आपके पास कि यहां से KH की वैल्यू निकालो, तो KH क्या आएगा, P अपॉन चाई 2। ये प्रेशर ऑफ गैस और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, सॉल्यूट ही है। तो यहां पे हम लोग P बाई एक्सिस पर, चाई एक्स एक्सिस पर ये लेके चलेंगे। अब आप देख लें यहां पे, अगर मैं ग्राफ यहां ड्रॉ करूं तो आपको खुद ही पता है यहां से क्या लगा सकता हूं, y इक्वल mx प्लस सी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। यहां आपको पता है x एक्सिस पर कौन है, x एक्सिस पे अपने पर आप मोल फ्रैक्शन लिया है, y एक्सिस पर पार्शियल प्रेशर लिया है, तो स्लोप यहां पे बेटा कितना आ रहा है, KH है। और बेटा इंटरसेप्ट यहां पे है नहीं तो 0 है, और जब कभी भी इंटरसेप्ट 0 होता है तो लाइन कहां से पास होती है, ओरिजिन से पास होती है। तो ये बेटा इसका ग्राफ भी बन जाएगा, ठीक है। अब छोटी छोटी बातें एक बार ध्यान रख लें, मैं कुछ बातें बता देता हूं आपको KH से रिलेटेड। देखो पहली बात तो यह है कि 1 ATM इक्वल, आपको ध्यान रखना न्यूमेरिकल पर्पस से कितना होता है, 760 mm ऑफ Hg होता है,
यार ये चीज पता है ना कि सॉल्युबिलिटी को इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेस करते थे, अगर सॉल्युबिलिटी को हम लोग एक्सप्रेस करते थे इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी यहां पे किसकी है, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, देन ये हम लोग लॉ बनाया करते थे कि पार्शियल प्रेशर जो होता है गैस का वो क्या होता है, गैस इन लिक्विड का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले हैं आपके पास, मैं रिवाइज करा देता हूं। और 1 atm किसके बराबर होता है, 760 mm ऑफ Sg, या इसी की वैल्यू होती है 1.013 बार। ये दो वैल्यू आपको न्यूमेरिकल के लिए ध्यान भी रखनी है। वैसे काफी सारी यूनिट होती हैं, पर इन दो से हमारा सॉल्यूशन चैप्टर में काम है, तो मैं 2 यूनिट लिख दे रहा हूं आपको। ठीक है सर, एक और बात बेटा कि KH मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूं, और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। टेम्परेचर बढ़ाओगे KH बढ़ेगा, एंड वाइस वर्सा, टेम्परेचर बढ़ाने पर KH बढ़ता है, टेम्परेचर घटाने पर KH घटता है। हायर द वैल्यू ऑफ KH एट हायर टेम्परेचर, और लोअर अगर करनी है, हायर टेम्परेचर पे KH हायर होता है, लोअर पे लोअर होता है, मतलब डायरेक्टली होता है, तो आप इसको ध्यान रखें। दूसरी बात ये है कि आप ध्यान रखना कि हायर इज द वैल्यू ऑफ KH, लोअर इज द सॉल्युबिलिटी, तो KH और सॉल्युबिलिटी एक दूसरे के इनवर्सली होते हैं। भैया यहाँ पे चाय सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा, मैं वापस से बता दे रहा हूं, चाय सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। हायर इज द वैल्यू ऑफ KH, लोअर इज द सॉल्युबिलिटी। अच्छा ठीक है सर, यहां से भी आप देख सकते हो KH और चाय अगर प्रेशर कांस्टेंट किया तो ये एक दूसरे के इनवर्सली आ जाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी साइन आ जाएगा। सर यहां पे एक चीज और ध्यान रखना, KH की वैल्यू जो होती है वो डिफरेंट होती है फॉर डिफरेंट गैसेस। KH, द वैल्यू ऑफ KH आर डिफरेंट, वैल्यू ऑफ KH आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस, बट वैल्यू ऑफ KH क्या, द वैल्यू ऑफ KH ऑल्सो डिफरेंट फॉर सेम गैसेज एट डिफरेंट टेम्परेचर। फिर से मैं रिपीट करता हूं, एक बार इधर मेरे साथ, इधर इधर मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि द वैल्यू ऑफ KH डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेज एट सेम टेम्परेचर। मेरे साथ रिपीट करो, सुनाई नहीं दे रहा, रिपीट। यस, मैंने क्या बोला, द वैल्यू ऑफ KH डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेज एट सेम टेम्परेचर, बट मैंने दूसरा पॉइंट भी बोला है, वैल्यू ऑफ KH डिफरेंट फॉर सेम गैसेज। उधर बोला था डिफरेंट गैसेज के लिए डिफरेंट होता है, बट सेम टेम्परेचर सेम होने पर। फिर से मैं बता दे रहा हूं, वैल्यू ऑफ KH डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेज एट सेम टेम्परेचर, बट वैल्यू ऑफ KH डिफरेंट, ऑल्सो डिफरेंट फॉर सेम गैसेज एट डिफरेंट टेम्परेचर। समझ में आया? मैं बोल रहा हूं अगर टेम्परेचर सेम हो तो अलग अलग गैसेस के लिए KH की वैल्यू अलग अलग होती है, बट अगर टेम्परेचर आपके पास डिफरेंट कर दिया जाए तो सेम गैसेस की भी KH वैल्यू भी डिफरेंट होती है। अब क्लियर हो जाना चाहिए, देख लें। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, ये सारी बातें हो चुकी। अच्छा प्यारे, यहीं पे थोड़ी बहुत बातें और मैं बता दूंगा आपको, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं पर यहां पे कुछ काम की। देखो सॉल्युबिलिटी की बात चली है, तो सॉल्युबिलिटी अगर मैं बात करूं, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है, तो ये हम लोगों ने पहले देखा था। इसके फैक्टर्स जान लो, फैक्टर्स कौन कौन अफेक्ट करते हैं। तो पहला था टेम्परेचर, टेम्परेचर में भी आपको ध्यान होना चाहिए, टेम्परेचर और प्रेशर में सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पढ़ रहे हैं, तो यहां पे प्यारे आपको ध्यान रखना है कि सॉल्युबिलिटी फॉर एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक के लिए, एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए, मतलब जहां पे डेल्टा H की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है वहां सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर की होती है। ठीक है, फॉर डिसोसिएशन के दौरान देखा जाता है ये। फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में डेल्टा H लेसर देन 0, यहां हीट एनर्जी रिलीज, तो सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर होती है। सर प्रेशर का सॉलिड इन लिक्विड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉट अफेक्टेड बाय प्रेशर, नॉट अफेक्ट बाय प्रेशर, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड कंप्रेसिबल नहीं होती हैं। ये सब चीजें ध्यान रखना। अच्छा सर, इसमें मैं थोड़ा सा और ऐड करना चाहूंगा, इसमें मैं पेज आपको बढ़ा लेता हूं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। तो यहां पे हमारे पास इस पेज के अंदर हम लोग क्या और देखने वाले हैं बेटा, ध्यान रखना, यूनिट ऑफ KH, जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ हेनरी कांस्टेंट इज इक्वल टू द यूनिट ऑफ प्रेशर, मतलब यूनिट ऑफ KH इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर के टर्म्स में। इसीलिए मैंने आपको वहां पे
1 ATM इक्वल 760 mm ऑफ Hg एंड 1 ATM इक्वल 1.013 बार लिखा दिया था यूनिट। ठीक है, चलो अगर ये प्रेशर वार में है तो KH की भी यूनिट वार में आपको लेनी है, अगर ये ATM में है तो KH भी ATM में लेना है। इतनी बात प्यारे समझ में आ गई। अब मेरे पास था सॉल्युबिलिटी, यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखना, सॉल्युबिलिटी हेनरी लॉ में तो ये था ना कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड वाली कहानी थी, इसी चक्कर में मैंने आपको सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड भी फैक्टर्स बता दिए, बट मुझे बताने इसके थे क्योंकि यहीं से हेनरी लॉ की शुरुआत हुई थी। सबसे पहला मैंने वहां बताया था कि एंडो एक्सो के लिए सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन के दौरान रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में फेवरेबल होती है, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन फेवरेबल होती है। तो यहाँ पे अपने पास जो होता है आपको ध्यान रखना ऑलवेज एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक के केस में बेटा एक्सोथर्मिक के केस में मैंने बताया था डेल्टा एस लेसर देन 0। यहाँ पे सॉल्युबिलिटी ऑलवेज टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी कम होती है। गैस इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड में देखना है कि एंडो का केस है या एक्सो का केस है डिसोल्यूशन के दौरान। ठीक है सर। अब यहाँ पे दूसरी चीज यहाँ पे एक और है, सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर होती है। इसी चीज को तो हम पढ़ रहे थे अभी हेनरी लॉ में, सॉल्युबिलिटी जितनी ज्यादा प्रेशर को अप्लाई करेंगे, क्योंकि गैस तो कंप्रेसिबल होती है ना, लिक्विड सॉलिड नहीं थे, गैस तो कंप्रेसिबल होती है, तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर गैसेस की बढ़ती है। जब भी सॉल्युबल कराओगे गैस को लिक्विड के अंदर तो प्रेशर अप्लाई करने पर जितना जितना प्रेशर ज्यादा करोगे उतना सॉल्युबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और यहाँ पे एक और पॉइंट ध्यान रखना, इजीली लिक्विफेबल गैसेस, इजीली लिक्विफेबल गैसेस होती हैं, वो इजीली लिक्विफेबल गैसेस का मतलब है वो मोर सॉल्युबल होती हैं, मोर सॉल्युबल। सर हमें कैसे पता चलेगा कि गैसेस इजीली लिक्विफेबल हैं? तो ध्यान रखना मोलर मास मोर होगा, मोर मोलर मास होना चाहिए है। जैसे दो गैसेस मैंने देख, यहाँ पे मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे आपको चेक कर लेना मोर मोलर मास, ये चीज चेक कर लेनी है। अगर मोर मोलर मास है तो हमेशा लिक्विफेबल गैसेस होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं CO2 और H2 की बात करूं तो यहां ध्यान दो, या मैं O2 की बात करूं यहां पे, तो कौन सी इजीली लिक्विफेबल होगी या कौन मोर सॉल्युबल होगी? तो इसका मोलर मास जो होता है वो 44 यूनिट होता है ग्राम पर मोल, सबको पता है। और यहाँ पे इसका निकालेंगे 216 2 या 32, ये 32 यूनिट आएगा ग्राम पर मोल। बताओ मोलर मास किसका ज्यादा है? मोलर मास इसका ज्यादा CO2 का, तो मोर सॉल्युबल कौन होगा? CO2। तो इजीली लिक्विफेबल कौन होगा? CO2। इस तरीके से हम लोग चेक कर लेंगे। ओके सर। सर और क्या क्या यहां ध्यान रख सकते हैं? एक और पॉइंट बनता था, ध्यान होगा, इसी से क्वेश्चन और बनता था प्यारा, ठीक है, कि ध्यान रखना जितनी भी एक्वेटिक स्पेसीज होती हैं, एक्वेटिक स्पेसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर, इन कोल्ड पानी, कोल्ड वाटर rather than hot water। तो ये सबको पता है कि एक्वेटिक स्पेसीज जो पानी में रहने वाले जीव होते हैं वो कहां पे कंफर्टेबल होते हैं? कोल्ड वाटर में, रेदर देन हॉट वाटर। क्योंकि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिजॉल्व ऑक्सीजन गैसेस इन वाटर की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। तो डिजॉल्व गैसेस कहां ज्यादा होंगी लिक्विड के अंदर? जब टेम्परेचर लो होगा, मतलब कोल्ड वाटर में। ध्यान रखना, ठीक। ओके सर, आगे अब यहां पे मैं बात कर सकता हूं राउल्ट लॉ की। मैं सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन बोलूं या वॉलेटाइल सॉल्यूशन बोलूं? यहां वॉलेटाइल सॉल्यूशन है, ओके। यहां पे क्या है प्यारे? वॉलेटाइल सॉल्यूशन है। और यहां पे नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशन है या लिक्विड सॉल्यूशन। तो यहां पे देखते हैं नॉन वॉलेटाइल में क्या था, जब नॉन वॉलेटाइल को हम लोग ऐड किया करते थे किसमें? लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर। तो यहां पे हमारे पास फॉर्मूला बनता था क्या? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैसेज या सॉल्यूट।
इसको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को कैसे लिखा करते हैं, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। ड्राइव भी कराया था बट आपको यहाँ डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप सिंपल सा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल चाई टू। चाई टू की वैल्यू आप लोग जानते हैं क्या होता है, एन टू अपॉन एन वन प्लस एन टू। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में इसका यूज आएगा, पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। चलो यहां पे हमने पढ़ा था, इसके साथ साथ यहां पे हमने क्या पढ़ा था कि फॉर वॉलेटाइल के लिए हमने पढ़ा था कि पार्शियल प्रेशर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चाई के। अब यहाँ पे दो अलग अलग कंपोनेंट अगर लिए जाएं यहाँ पे अगर, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटने के बाद क्या आता था, पी नॉट इंटू चाई आता था, जबकि हेनरी में स्पेशल केस के दौरान क्या आता था, के एच। कॉन्स्टेंट में डिफरेंस होता है, बाद बाकी पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसमें भी होता है, हेनरी में भी होता है। अब यहाँ पे होता क्या है कि दो अलग अलग कंपोनेंट हैं, तो दोनों के लिए ए और बी, दो अलग कंपोनेंट के लिए पार्शियल प्रेशर क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर ए इंटू चाहिए, और यहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या आएगा, पी बी नॉट इंटू चाई बी। अब आप देख सकते हैं डाल्टन्स के अकॉर्डिंग टोटल प्रेशर मिक्सचर का क्या होता था, पी ए प्लस पी बी। दो कंपोनेंट हैं तो दोनों का सम, तीन होते तो तीनों का सम। यहां पे क्या आता है, पी नॉट ए इंटू चाई ए प्लस का पी नॉट बी इंटू चाई बी। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं और सिंप्लीफाई कर लें, पी नॉट ए, चाई ए को लिख सकते हैं वन माइनस चाई बी, यस पी वी नॉट कर सकते हैं, यहाँ पे चाई बी आ जाएगा प्यारे, यहां से मल्टीप्लाई कर दो, पी ए नॉट माइनस का पी ए नॉट इंटू चाई बी हो जाएगा, प्लस का पी बी नॉट इंटू चाई बी हो जाएगा। अगर मैं यहां से बात करूं पी ए नॉट प्लस का, तो यहां से क्या कॉमन, प्लस का कॉमन लिया है, तो मुझे पी बी नॉट प्लस का पहले लिखना है, माइनस का पी ए नॉट लिखना है, कॉमन लेना, आप जानते हो प्लस की चीज आ गई, यहां ये नॉट है, और यहां पे चाई बी मैंने कॉमन लिया। सर जरूरी है कि हम यहां पे पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट करूं, क्या जरूरी है सर यहां चाहिए को वन माइनस चाहिए, कुछ जरूरी नहीं है, आप चाई बी को वन माइनस चाहिए लिख सकते थे, मतलब किसी भी एक टर्म को दूसरे टर्म में बना सकते हो। अगर आप ऐसा करते कि आप यहां से पी टोटल निकालते और आपने यहां पे चाई बी को वन माइनस चाहिए लिखा होता, तो अंतर क्या आता, यहां पी वी नॉट आ जाता, और अगर यहां पी बी नॉट आता तो यहां पी ए नॉट माइनस पी वी नॉट होता, और बेटा अगर यहां पी ए नॉट की जगह यहां चाई बी आ रहा तो यहां चाई ए आता। ये समझ में आया? तो आपको केवल टोटल प्रेशर आपको ध्यान रखना है, कंटेनर के अंदर दो कंपोनेंट हैं, मिक्स करा रहे हैं दोनों को, तो यहां पे दोनों का सम, पार्शियल प्रेशर का सम लिया जाता है अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स लॉ, पीए पीबी की वैल्यू। अब यहां पीए क्या है, प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, पीबी क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट, पीए नॉट क्या है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए, और पीबी नॉट क्या है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी। ध्यान रखना प्योर कंपोनेंट के लिए। चलिए ये भी हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये आपके पास क्या आ गया है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को पढ़ने वाले हैं। पहली बात, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात भी ध्यान रखना प्यारे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ solute particles but not depends upon the nature of solute particle। अच्छा सर, यहां पे और छोटी छोटी चीजें मैं बताता रहूंगा। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, अभी मैंने बताया था चाई 2 के बराबर होता है, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के। ये क्या है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है पी नॉट माइनस पी एस, और रिलेटिव में पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट होता है, तो इसकी वैल्यू ये आ जाती। चाई 2 का मतलब क्या होगा, एन टू अपॉन एन वन प्लस एन टू। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन। फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए अगर देखेंगे तो ध्यान रखना, डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब है अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज हायर देन दैट ऑफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। इसका मतलब है सॉल्वेंट के मोल्स काफी ज्यादा होते हैं सॉल्यूट से, डाइल्यूट सोल्यूशन के अंदर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट हायर होता है। तो यहां पे हम लोग क्या और बना सकते हैं, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल हो जाएगा एन टू अपॉन एन वन। अब इन N2 और N1 को आप नंबर ऑफ मोल्स को जानते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है, इससे आप इसको और भी क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं कि W2 अपॉन M मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये भी कर सकते हैं इसको अप्लाई करके। तो इतने से यहाँ पे P नॉट क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट होता है। भाई यहाँ पे ये चीज भी ध्यान रखना, P नॉट का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, प्योर सॉल्वेंट, और यहाँ पे PS क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये चीज समझ में आई, ठीक है। चलो इसी के साथ साथ आपको एक चीज और है, मैं यहां ऐड कर दे रहा हूं आपको। यहां पे मैं एक चीज बता रहा था और यहां पे ऐड कर दे रहा हूं कि यहां पे प्यारे KH की बात यहां पे इससे पीछे बताया था, KH जो होता है वो डिपेंड करता है, KH डिपेंड्स अपॉन
डिपेंड्स अपॉन, मैं ये सोचता रहता हूं कि कहीं कोई पॉइंट छूट ना जाए, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस मतलब गैस यहां एज अ सॉल्यूट है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। ये सब चीजें ध्यान रखना। ओके चलो ये चीज, अच्छा एक चीज और ऐड कर लो यहाँ पे, क्योंकि वेपर प्रेशर जो होता है, वेपर प्रेशर तो पता है ना, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर, ठीक है ना, उस पर रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल टू द रेट ऑफ एवोपोरेशन पढ़ रखा है आप लोगों ने। यहाँ पे वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा किसके, बॉइलिंग पॉइंट का। बॉइलिंग पॉइंट जितना ज्यादा वेपर प्रेशर उतना कम, यहाँ पे ध्यान रखना। और एक चीज और, वेपर प्रेशर मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ पे ये पॉइंट मैं ऐड कर ले रहा हूँ, फ्रीजिंग पॉइंट बोल दो, फ्रीजिंग पॉइंट बोल दो इसको, या इसी को मैं मेल्टिंग पॉइंट भी। इन चीजों की छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना। चलो जहां थे वहीं पहुंचते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। सबसे पहले एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग डेल्टा टीबी से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा टीबी क्या था, व्हेन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू द प्योर सॉल्वेंट देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज हायर देन दैट ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। देखो डेफिनेशन पढ़ाने का टाइम नहीं है, मैं फॉर्मूले को रिवाइज कर रहा हूं, इसलिए आप समझ के चलें। यहां पे डेल्टा टीबी क्या होता था, ध्यान है अपने को मैं छोटी छोटी बातें बता देता हूं। यहां डेल्टा टीबी डिपेंड्स ऑन द मोलर कंसंट्रेशन। वैसे तो मैंने ये भी ड्राइव कराया हुआ आपको कैसे मोलर कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बट यहां पे हमें डेरिवेशन आते नहीं, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं। तो डेल्टा टीबी इक्वल क्या आएगा, यहां पे केबी इंटू एम आता है। और यहां खास बात क्या है प्यारे, इसको ध्यान दें, यहां खास बात क्या है, देखो डेल्टा, इसको एक्सपेंड करना हो तो डेल्टा टीबी हम क्या लिख सकते हैं, केबी इंटू मोलैलिटी क्या होती है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इट्स मॉलिक्यूलर वेट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट W1। अगर ये ग्राम में तो हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, वो डिवीजन वाला 1000 ऊपर की तरफ मैं भेज देता हूं। तो ये मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया जिससे हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। और प्यारे बच्चों एक खास बात यहां पे ध्यान देनी है सर, ये खास बात क्या है कि डेल्टा टीबी क्या होता है सर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। पर इसको डेल्टा टीबी ये इसमें कैसे आता है, ध्यान रखना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। आपको भी बताया था, व्हेन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू द प्योर सॉल्वेंट देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज हायर देन दैट ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है देन द प्योर सॉल्वेंट, तो ये डिफरेंस ध्यान रखना। अच्छा सर ठीक है सर, ये बॉइलिंग पॉइंट किसका है, एक एक करके मैं बता देता हूं। ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या है सर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है सर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट मतलब वाटर। अब अपने पास यहां समझ लो, अगर कंपोनेंट कोई प्योर सॉल्वेंट भी हो सकता है तो वहां पे सॉल्वेंट के रूप में वाटर भी हो और भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको वाटर को रिप्रेजेंट कर देना, यहां पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट आया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन आया। अच्छा सर यहां खास बात और जान लो सर, यहां पे जो केबी है सर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मोलल, क्योंकि मोललिटी से यूज होता है ना, मोलल कंसंट्रेशन हम लोग यूज करते हैं, तो इसका नाम भी होता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। क्या नाम होता है, केबी को क्या बोलते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है सर, ये चीज आ गई सर। इसका कोई और नाम, यस, इसको हम लोग एवलियोस्कोपिक भी बोलते हैं, एवलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है सर, ये भी क्लियर। सर कुछ और बात ध्यान रखनी, यस, केबी की वैल्यू फॉर वाटर, वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, इसके लिए 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ध्यान रखना प्यारे, केबी और केएफ की वैल्यू वाटर के लिए ध्यान रखनी है, कभी न्यूमेरिकल में दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है, बट और सॉल्वेंट के लिए हमेशा गिवन होगी। ये चीज आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में, ठीक है। ओके सर, सर केवी मोलल एलिवेशन कांस्टेंट का कोई फॉर्मूला होता है, यस, केवी का फॉर्मूला होता है आर टीवी नॉट स्क्वायर अपॉन LV इंटू 1000। सर ये क्या है सर, इसको सुन लो, फॉर्मूला है, ये किसका है, केबी का, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट का है। सर आर गैस कांस्टेंट, सर आर क्या है, गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होती है। अच्छा सर, न्यूमेरिकल के लिए क्या अप्लाई करना है, केवल 1/12, 1/12 का मतलब भी 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होता है। अच्छा सर, यहां पे टीबी नॉट अभी तो बताया भाई, टीबी
नॉट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। सर एलबी क्या है, सर एलबी मतलब एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा सर, ये एलबी की फुल फॉर्म आपने क्या बताई, मैंने कहा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अच्छा सर, वेपराइजेशन, सर ये क्या है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन को WAP भी लिख सकते हो यहां पे एल, ये एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। अच्छा सर, यहां पे 1000 तो कांस्टेंट है, ओके सर, आप एक बार देख लें, डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम है, प्रोपोर्शनलिटी साइन आया, केबी आया, केबी क्या होता है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है, एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट होता है, केबी की वैल्यू वाटर के लिए कि 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल पर इनवर्स होती है, ठीक है। केबी की जो फॉर्मूला होता है RTB नॉट स्क्वायर अपॉन LV अपॉन 1000 होता है, LV का मतलब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, कैसे निकालता है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन में मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देते हैं। डेल्टा टीबी का मतलब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। और कुछ इसमें बनता है, ठीक है, बहुत है, इतनी चीजें हमें जानकारी में रखनी है, बिल्कुल। चलिए अब यहां से आप देख भी सकते हैं कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और आपको मैं एक चीज यहां से और बता देता हूं कि डेल्टा टीबी और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट एक दूसरे के कैसे आ रहे हैं, इनवर्सली में आ रहे हैं। तो यहां से एक पॉइंट और ध्यान रखना कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास। सर पीछे बताया था नंबर ऑफ पार्टिकल्स के डायरेक्टली, यस, इनवर्सली मोलर मास के, आपको दिखाई दे रहा है यहां पे, यस। चलिए नेक्स्ट चलते रहें। इसी तरीके से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं, सेम डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी, डेल्टा TF इक्वल क्या होता है, KF इंटू, अब यहाँ पे F चल रहा है फ्रीजिंग के लिए। और यहाँ पे खास बात क्या ध्यान देनी है, अगर इसको भी एक्सप्रेस करना हो तो डेल्टा TF आपके पास क्या आ जाएगा, KF इंटू मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन इट्स मॉलिक्यूलर वेट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम और इंटू यहाँ पे 1000। सेम चल रहा है फ्रीजिंग वाले में, डेल्टा TF आया तो यहाँ KF आ गया। सर यहाँ पे एक चीज बताइए आप, मैंने कहा क्या, कि वहां पे डेल्टा TB अगर TB माइनस TB नॉट था तो डेल्टा TF, मैं कहूंगा ये ध्यान रखना, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट हायर देन दैट ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। अब फ्रीजिंग पॉइंट जो है ऑफ प्योर सॉल्वेंट ज्यादा है यहाँ पे, और बेटा यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट, ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन लोअर है। सर मैंने यही तो लिखाया था अभी आपको कि इसमें व्हेन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू द प्योर सॉल्वेंट देन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज लेसर देन दैट ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। बॉइलिंग में उल्टा होता था यहाँ पे, इसी वजह से मैंने वेपर प्रेशर वाले में आपको बॉइलिंग पॉइंट का इनवर्सली लिखाया था, फ्रीजिंग पॉइंट का डायरेक्टली लिखाया था। चलिए इतनी चीज समझ में आई, ये चीज ध्यान रखना, इसमें बच्चा गलती करता है। और एक चीज बता दूं बेटा, जब भी डेल्टा TF की बात आए या डेल्टा TB की बात आए तो डिफरेंस में, चाहे वो डिग्री सेल्सियस में हो, केल्विन में हो, चीजें सेम होती हैं, क्योंकि डिफरेंस के अंदर 273 ऐड करना या डिफरेंस निकालना वो सेम बढ़ता है। आपको न्यूमेरिकल के दौरान ये सब चीजें भी मैं बताऊंगा कि क्या गलती नहीं करनी है। चलिए इसके दौरान सर आपने अभी बताया था कि सर KF को क्या बोलेंगे, जैसे KB को आप बोलते थे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, तो इसको बोलेंगे मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। अच्छा सर ये मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है, अच्छा ये मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, सर उसका एक नाम हुआ करता था एब्लियोस्कोपिक, इसका भी कुछ नाम है, यस इसका नाम क्रायोस्कोपिक है। क्या है प्यारे, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अच्छा सर KF की अपनी एक फॉर्मूला होता है, इसका भी कुछ होता है, यस RTF नॉट स्क्वायर अपॉन में यहां पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और इनटू क्या चलता है 1000। यहां पे LF क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा ये है, यहां सर LF क्या है आपके पास, यस यहां पे LF क्या है, मैं यहीं लिख दे रहा हूं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन,
ठीक है सर। सर ये क्या है? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। अच्छा, एंथैल्पी ऑफ, ये फ्यूजन है, वो वेपराइजेशन था। ठीक है सर, ये हो गया, ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट ही है, ये चीज आ गई अपने पास। अच्छा सर, वहां पे आपने एक चीज और बताई थी सर, क्या आपने कहा था केबी फॉर वाटर 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स होता है। सर केएफ फॉर वाटर भी है? यस, केएफ फॉर वाटर भी आपको ध्यान रखनी वैल्यू होती है 1.86 इंटू नहीं आएगा, 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स होता है। सर केवल वाटर के लिए ध्यान रखना, यस, वाटर के अलावा किसी भी सॉल्वेंट के लिए याद करने की जरूरत नहीं है, सभी के सभी न्यूमेरिकल्स में दिए जाएंगे। वाटर के लिए दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, तो ध्यान रख के चलें, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ठीक है, ओके, यूनिट सेम है, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स वहां भी थी, यहां भी है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ऑस्मोटिक प्रेशर सबको पता है, जब भी प्रेशर अप्लाई करते हैं किस सॉल्यूशन साइड तो क्या होता है, जो लोअर कंसंट्रेशन से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जाते थे कहां, हायर की ओर, वो रुक जाते हैं, मतलब यहां पे ऑस्मोसिस प्रिवेंट कर देता है। ठीक है, अब यहां पे इसको पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। पाई इक्वल फॉर्मूला होता है, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, कंसंट्रेशन, और पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। तो यहां से हम लोग पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सीटी और पाई इक्वल क्या आता है, सीआरटी। यहां पे गैस कांस्टेंट यूज करते हैं। सर यहां पे ये कंसंट्रेशन पूछ लिया जाता, क्या यहां की कंसंट्रेशन मोलैरिटी है? नहीं, यहां की कंसंट्रेशन ये मोलर कंसंट्रेशन है, मोलैरिटी है। ये भी बच्चे गलती करते हैं क्योंकि पीछे वाले में मोलैरिटी टर्म आया था, यहां मोलैरिटी है। मोलर कंसंट्रेशन का मतलब मोलैरिटी है। अगर मोलैरिटी है तो कंसंट्रेशन यहां पे नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में ही होगा। जैसे मोलैरिटी को लिखते थे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो यहां भी ये करते हैं। अगर ये करते हैं तो पाई इक्वल क्या हम यहां N/VRT लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं यहां से। और n को भी हम कैसे लिख सकते हैं, पाई इक्वल W अपॉन, अगर ये N2 है तो यहां पे W2 अपॉन क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और यहां पे RT/V लिखेंगे। रूम टेम्परेचर, T फॉर रूम टेम्परेचर, R फॉर गैस कांस्टेंट, V फॉर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, W फॉर वेट ऑफ सॉल्यूट, और MW2 फॉर क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, यहां भी बहुत सारी चीजें हैं प्यारे कि पाई 1 पाई 2 की वैल्यू अगर बराबर होती है दो सॉल्यूशन के लिए तो वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है। कैसा होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है। आपने पढ़ रखा है पाई 1 और ग्रेटर पाई 2 है तो जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है उसको हाइपरटोनिक बोलते हैं, हाइपरटोनिक बोलते हैं, और इस वाले को हाइपोटोनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक। ठीक है, अच्छा सर यहां पे ध्यान रखना, रेड ब्लड सेल को जब भी आप डिसॉल्व कराते हो हायर कंसंट्रेशन वाले में, तो हायर कंसंट्रेशन वाले में क्या होगा अपने पास, जब हाइपरटोनिक में कराओगे तो श्रिंक हो जाएंगी, और हाइपोटोनिक वाले में कराओगे लोअर में तो वो स्वेल हो जाती, स्वेलिंग श्रिंक का आपने केस पढ़ रखा है। बहुत सारी चीजें, बस मैं जल्दी जल्दी आपको हर फॉर्मूले को रिवाइज कराना चाहता हूं। ठीक है सर, इसमें भी ये चीज ध्यान रखना। ओके ठीक है, अच्छा यहां पे एक चीज हो गई। अब यहां पे हमारे पास नेक्स्ट वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर को देखेंगे अब हम लोग। वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, ये काफी काम के लिए है, देखो न्यूमेरिकल के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल है। तो देख लें, पहली तो वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का रेशियो होता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यहां पे एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सॉरी बेटा यहां पे कैलकुलेटेड। ठीक है, इसी को हम लोग एक्सपेरिमेंटल को ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और इसको हम लोग कैलकुलेटेड को थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के से भी जानते हैं। देखो मैंने क्या लिखा है, वांट ऑफ फैक्टर इज डिफाइंड एज द क्या, एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब एक्सपेरिमेंटल को ऑब्जर्व भी बोल सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल को ऑब्जर्व भी बोल सकते हैं, और कैलकुलेटेड को थ्योरेटिकल भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलो बहुत अच्छे। अब यहां पे आप देख सकते हैं मोलर मास के टर्म्स में मैंने अभी आपको बताया था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, मोलर मास के, मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, आई का मतलब लिख सकते हैं नॉर्मल, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन एव नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा सर यहां पे ये भी हो गया, उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो क्या होता है यहां पे होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन, आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। एसोसिएशन का केस आ जाए तो एसोसिएशन, डिसोसिएशन का केस आ जाए तो डिसोसिएशन।
अपॉन में क्या चलेगा यहां पे चलता है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। यहां पे देखें, इस तरीके से हम लोग ये फॉर्मूले लिख चुके हैं। चलिए, ये चीज बन गई अपने पास यहां पे। तो ये काफी सारे फॉर्मूले मैंने आपके पास यहां पे लिख दिए हैं। ये सभी फॉर्मूले वांट ऑफ फैक्टर के हैं। सर इसमें खास चीज ध्यान रखें, सर इसमें और क्या ध्यान रख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं। चलिए, यहाँ पे मैं छोटी सी ऐड करना चाहूँगा, मैं यहीं ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे को कहाँ आसानी से, यहाँ आसान रहेगा। ओके, यहाँ पे एक नज़र में एक चीज़ और देख लें। एक नज़र, आपको क्या ध्यान रखना है, I की वैल्यू 1 होती है नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब समझ गए, नाइदर डिसोसिएट नॉर एसोसिएट। I की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है डिसोल्यूशन क्या हो, डिसोसिएशन के केस में ये ग्रेटर देन 0 होती है। फॉर डिसोसिएशन, फॉर सॉल्यूट अंडरगोज डिसोसिएशन। सॉल्यूट अंडरगोज डिसोसिएशन। अगर मैं बात करूं यहां पे I की वैल्यू लेसर देन 1 होती है व्हेन एवर सॉल्यूट अंडरगोज एसोसिएशन। और नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन में जैसे ग्लूकोज है, यूरिया है, इनके लिए फ्रक्टोज है, इनके लिए I की वैल्यू क्या होती है 1। अब एसोसिएशन का केस कुछ इस तरीके से आ जाता है कि एस्टिक एसिड इज डाइमराइज, तो 2 मोल आपस में मर्ज हो जाते हैं, मोनोमर से डाइमर बना लेते हैं, तो उसमें डाइमराइज हो जाते हैं थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो उसमें एसोसिएशन का केस बन जाता है। एसोसिएशन के केस में क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल की संख्या कम हो जाती है, इसलिए I लेसर देन 1 हो जाता है। जैसे मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, ठीक है, डिसोसिएशन का केस हो गया, यस। अब आगे अपने पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का हम लोग इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फा की वैल्यू क्या होती है, I-1 अपॉन n-1। यहां पे आपको सभी चीजें बताई हुई हैं, एक बार आप देख लें। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% है तो प्यारे ध्यान रखना I और n की वैल्यू इक्वल होती है। सर क्या मतलब है, जैसे मैंने आपको n यहां पे क्या होता है, I तो वांट ऑफ फैक्टर है, अल्फा ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, n यहां पे ध्यान रखना, n यहां पे होता है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बोल दें, या डिसोसिएशन है ना तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, या हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, या नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, नंबर ऑफ मोल्स बोल दो, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसोसिएटेड। यहां पे इसी तरीके से ध्यान रखना, ड्राइव भी करवाए हुए हैं, आपको केवल फॉर्मूले में बता रहा हूं। यहां पे अपने पास डिग्री ऑफ एसोसिएशन बीटा से रिप्रेजेंट कर लो, वैसे अल्फा भी कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो यहां पे I-1 अपॉन, यहां पे 1 अपॉन n-1 हो जाता है फॉर्मूला। ये डिग्री ऑफ एसोसिएशन का I तो वांट ऑफ फैक्टर ही होता है, बट यहां पे n अलग होगा। n यहां पे क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एसोसिएटेड, मतलब रिएक्टेंट साइड आपको देखने हैं, पार्टिकल एसोसिएटेड। ठीक है ना, जैसे मैंने यहां पे आपके पास कोई भी एसोसिएशन करा के बताया, मैंने कहा यहां पे A+A और आपने बना दिया A2, तो यहां पे हमें ये देखना है, यहां पे n क्या देखनी है 2,
1 ये 1 मोल ये, तो 2। अगर मैं डिसोसिएशन की केस की बात करूं, मान लो मैंने डिसोसिएशन के केस में ऐसे ही कर दिया, NaCl डिसोसिएट हुआ Na प्लस Cl माइनस में, तो यहाँ पे आपके पास एक्वस NaCl है, तो यहाँ पे अपने पास क्या देखना है, हमें इधर साइड देखना है, N 1 प्लस 1 मोल यहाँ पे आ रहा है। अगर मान लो मैंने MgCl2 लिया होता है इस तरीके से, तो आप कैसे दिखाते, Mg2 प्लस प्लस का 2Cl माइनस, तो यहाँ पे N की संख्या क्या, मैग्नीशियम आयन 1 है, यहाँ क्या है, यहाँ पे ये 1 मोल है और ये 2 मोल है, तो 1 प्लस 2 ये 3 हो जाता। अगर 100% डिसोसिएशन का केस आ जाए तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू 100 इंटू 1/100 बन, तो इसकी आई और एन की वैल्यू क्या आ जाती है, बराबर आ जाती है। पर देख के चलना, कभी कभार 92% वगैरह भी दे देता है, तो आसानी से हम लोग न्यूमेरिकल में अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूले आपके पास हो गए। बस अब यहाँ पे हमें मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देख लो। पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसको हम लोग क्या लिखते थे, Chi2 के बराबर, तो यहाँ पे I ऐड हो जाता है, मतलब P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल क्या हो जाएगा, I इंटू Chi2। अब Chi2 को आप N2/N1 लिख सकते हैं फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन। तो दूसरा हमारे पास फॉर्मूला जो बनता है वो होता था क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB, तो यहाँ पे भी हम लोग I इंटू KB इंटू M लेके चलेंगे। यहाँ पे इंक्लूड क्या कर दिया, सभी में वांट ऑफ फैक्टर इंक्लूड हो जाएगा, तो यहां पे हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की जब भी बात आएगी तो I इंटू KF इंटू क्या आ जाएगा, मोलैलिटी। यहां पे भी आपने I इंक्लूड कर दिया। और फोर्थ हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल I इंटू CRT। तो आप देख पा रहे हो मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में सभी में वांट ऑफ फैक्टर को इंक्लूड कर दिया गया। क्यों कि जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होंगे उनकी जगह I की वैल्यू क्या लेके चलेंगे, 1, जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, है ना, इस तरीके से फ्रक्टोज, यूरिया। और जो भी डिसोसिएशन वाले या एसोसिएशन वाले होते हैं, ठीक है, उनके केस में I की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, तो वहां से करेक्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम लोग कैलकुलेट या डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये सभी प्यारे फॉर्मूले हो चुके हैं हमारे पास, और मैंने कोशिश की है आपके पास यहाँ पे कि ज़्यादातर सभी फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए हैं। एक बार आप देखना चाहेंगे तो जल्दी से आप देख लें, एक बार जल्दी से देख लें। सबसे पहले हमने यहाँ से आपका स्वागत किया। स्वागत करने के बाद हम आपके पास कंसंट्रेशन टर्म्स हम लोगों ने पढ़े। यहाँ से आप देख सकते हैं सभी कंसंट्रेशन टर्म्स, एक एक करके मैं आपको दिखाता चल रहा हूँ। इस तरीके से हम लोगों ने ये सभी चीज़ें कवर की, और आप इनको आप क्या कर सकते हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि आप इन सभी फॉर्मूले को एक जगह कलेक्ट करके लर्न करें, जिससे कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जब हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं तो वहां पे जाके आपको इनका बेनिफिट मिल सके, बोर्ड एग्जाम में आपके मार्क्स अच्छे आ सकें। तो आपने इतना समय दिया, ठीक है, तो आपके लिए एक चीज तो बनती है, क्या बनती है बोलो, आपके लिए एक अच्छा वाला थैंक यू बनता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको सभी फॉर्मूले ज्यादातर बोर्ड एग्जाम के रिवाइज कर चुके हैं, और आपने इतना साथ दिया, आप मेहनत करते रहिए, आप जरूर अच्छा करेंगे बोर्ड एग्जाम के अंदर। स्वस्थ मन से घर पे पढ़ते रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।